Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. So, as you know, our chapter is complete. Concept of production. So, today we discuss about the question answers of this chapter. Okay? Are you ready? Okay. Yes, ma'am. Now, first is MCQs. Multiple choice questions है. First है the rational producer chooses which stage for his production. यानी प्रोडक्शन के लिए वो कौन से स्टेज को चुनता है? फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या नन ऑफ दीज? Second stage is the best suitable stage for the producer for the production during the short term time period. Okay. Labor is a dash factor of production. Labor factor का कैसा प्रोडक्शन है? एक्टिव. वेरी गुड. लेबर इज द एक्टिव फैक्टर. एक्टिव कैसे? कभी भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी डिक्रीज. इवन देन शॉर्ट टर्म पीरियड में भी वो एक्टिव माना जाता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड एंड लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइजेस और ऑल ऑफ दीज. All of these. ओके. इन शॉर्ट टर्म वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज. शॉर्ट टर्म में इनमें से कौन सा वेरिएबल है? लेबर, एंटरप्राइज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी या लैंड? Labor is changeable in short term time period. Okay. Next fixed question है the point where the total produce is maximum, the marginal production is. जहां पर total production highest होता है वहां marginal production क्या होता है? Zero. ठीक है. Now you have to take a screenshot अगर लेना चाहें तो. हाँ, ले लो. स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गुड मॉर्निंग खुश. आप लेंगे कुछ स्क्रीनशॉट इसका? नहीं मैम, आपने भेज दिया मैम पीडीएफ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द आइडेंटिटी द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट है the average product is at its maximum when marginal product is equals to average product. यानी जहां average production AP maximum होता है वहां AP equals to MP होता है. ये स्टेटमेंट सही है. या the law of increasing return to scale relates to the effect of change in factor of proportions. Third, economies of scale rises only because of invisibilities of factor of proportions. Now the last, internal economies of scale can occur only to the exporting sector. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? The first is right where average production AP जहां पर मैक्सिमम होता है वहां AP equals to MP पाया जाता है. Okay. Now the second is the marginal product of a variable input is best described as. यानी जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट, द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज in both the variable and fixed factor, the ratio of the amount of the variable input that is being used to the amount of fixed input that is being used. कौन सा सही होगा इसमें से? सेकंड में से देखिए. मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मैम सेकंड वाला. Which one? The additional output resulting from 1 unit increase in the variable आउटपुट. यानी जैसे ही आप वेरिएबल इनपुट में चेंज करते हैं जो एडिशनल आउटपुट आता है दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज. जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स हैं डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. किस कंडीशन में डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आते हैं? डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट. वेरी गुड. डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप.
सॉरी इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है तो इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट आएगी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, रिटर्न्स मतलब एमआर जो डिक्रीजिंग है, क्यों होती है? जब आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, जब आपकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रही है जब भी तो आउटपुट कम मिल रहा है आपको, आपका जो रेवेन्यू है वो कम क्यों हो गया है? क्योंकि आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समझ गए? Yes, तो इसमें सी आएगा, ठीक है। अब लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। yes, ma'am. ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिक्स यूज द फ्रेज इन कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स नाइदर लीविंग और नॉट एंटरिंग द इंडस्ट्री। यानी एक फैक्टर को हम शॉर्ट टर्म में जरूर फिक्स रखते हैं और ना ही फर्म बाहर जा सकती है और ना फर्म में अंदर आती है। द सेकेंड थिंग इज अ पीरियड वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स डजंट होल्ड, एक ऐसा पीरियड जहां डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं मिलते। थर्ड, नो वेरिएबल इनपुट्स दैट ऑल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। नो वेरिएबल इनपुट्स, कोई भी वेरिएबल इनपुट्स दैट ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? सारे फिक्स्ड है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। ऑल इनपुट्स बीइंग वेरिएबल, या फिर सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। कौन सा सही है इनमें से? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। कैसे? कि जो एक फैक्टर उसको हम फिक्स रखते हैं और शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय के लिए ना तो कोई फर्म एंटर करती है और ना कोई एग्जिट करती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्जिनल एवरेज टोटल प्रोडक्ट यानी एपी, एमपी और टीपी कर्व्स एनकाउंटर्ड बाय द फर्म producing in the short run exhibit all of the following relationship except, ठीक है। उसने कहा इसमें से वो चीज बतानी है जो उस रिलेशनशिप में नहीं आती। फर्स्ट, when total product is rising, average and marginal product may be either rising or falling. Second, when marginal product is negative, total product and average product are falling. When average product is at maximum, जब आपका average production maximum होता है, marginal product equals to average product, MP equals to AP, and total product is rising, वहां पर total production rising होता है। When marginal product is at maximum, average product equals to marginal product and total product is rising. कौन सा है जो exception है इसका? मतलब इसमें से वो relation नहीं है। बताइए कौन सा है? नहीं समझ में आया? देखिए इसका ये है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, ठीक है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये गलत है ना, क्योंकि जहां एवरेज प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है वहां मार्जिनल प्रोडक्शन उसके बराबर होता है, ठीक है। एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, वहां से टोटल प्रोडक्शन तो क्या होता है? घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली लाइन इसकी एक्सेप्शन है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो कब अप्लाइड होता है? शॉर्ट टर्म में बट नॉट लॉन्ग टर्म, द लॉन्ग टर्म बट नॉट इन शॉर्ट टर्म, बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, नाइदर द शॉर्ट टर्म और नॉर द लॉन्ग टर्म। किस में होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस में आएंगे? डिमिनिशिंग, हाँ बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म में लागू होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। नेक्स्ट देखिए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर्स, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो कब होते हैं? व्हेन यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स इनपुट एंड टोटल प्रोड्यूस फॉल्स। डिमिनिशिंग रिटर्न की बता रहे कब होते हैं? व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड to a fixed input and marginal product falls, when the size of the plant is increased in the end, when the quantity of fixed input is increased and returns to the variable inputs falls. क्या आएगा इसमें? diminishing returns में कब होता है? Second वाला, when variables input are added to the fixed input and marginal product falls. हाँ, कब आती है सिचुएशन? जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है तो उसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yeah, madam. ओके, नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, यहां हम बात करें कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इन अ शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि आपको पता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वहां पर दो तरह के फैक्टर हैं, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सम आर फिक्स्ड। तो कॉस्ट भी दो तरह की है, जो हम फिक्स फैक्टर्स को पेमेंट करेंगे दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम वेरिएबल फैक्टर को पेमेंट करेंगे दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? लॉ ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरिंग्स, पेमेंट ऑफ रिटर्न ऑन बिल्डिंग। इसमें से आपको बताना है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। Cost of raw material. हाँ बिल्कुल, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि टेक्निक में तो आप चेंज करेंगे नहीं। देखो लैंड का जो बिल्डिंग का रेंट है ये फिक्स्ड हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अभी टेक्निक हमें चेंज नहीं करनी, कोई सुधार इक्विपमेंट में नहीं करना है। पुराने इंटरेस्ट अभी हम पे नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल ऐसा है जिसे आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बीइंग्स टू ऑकर बिटवीन यूनिट्स। ठीक है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स कौन सी यूनिट में, ये तो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू अ 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन एन इनपुट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इनपुट। क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एडिशनल होती है ना, हाँ एडिशनल कॉस्ट। तो हम इनपुट में जोड़ेंगे तभी तो आएगा। यानी किसमें चेंज आया? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू of the relationship between the marginal cost function and the average cost function? दोनों के रिलेशन में क्या ट्रू है? If MC is greater than AC, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, then ATC is falling। ठीक है, उस समय ATC क्या होगा? घटते हुए पाया जाएगा। सेकेंड, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द MC, मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती है। यहां मैं आपको डायग्राम से बता देती हूं कि जो हमारा AC और MC कर्व है वो इस तरह से होगा। ये आपका OX एक्सिस है, ये OY है, यहां हमने मान लीजिए AC और MC लिया और यहां पर हमने क्वांटिटीज ली। तो जो AC कर्व होता है वो इस तरह से होता है और ये आपका MC कर्व होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। फर्स्ट दोबारा देख लीजिए आप यहां पर, इफ MC इज ग्रेटर देन AC, अगर आपका MC AC से ज्यादा है, यानी ये वाली कंडीशन, देन ATC इज फॉलिंग, उस समय एवरेज टोटल कॉस्ट घटती हुई पाई जाती है। तो आप क्या देख रहे हो? बढ़ती हुई पाई जाती है। द ATC कर्व इंटरसेक्ट द MC। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं? आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एट द मैक्सिमम ATC। ठीक है, द MC कर्व इंटरसेक्ट द ATC कर्व एट मैक्सिमम मिनिमम ATC। इफ MC इज लेस देन ATC, अगर MC ATC से कम है, देन ATC इज इंक्रीजिंग। कौन सा सही है? डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं, ये वाला। द MC कर्व इंटरसेक्ट, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द कर्व इट इज मिनिमम, सबसे कम है, उसके बाद तो वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन
एवरेज कॉस्ट फंक्शन के लिए, ठीक है। एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मतलब हो गया AC, ATC इक्वल्स टू AFC माइनस AVC, AVC इक्वल्स टू AFC प्लस ATC, AFC इक्वल्स टू ATC प्लस AVC। यहां पर मैं आपको बता दूं, ATC का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट है, AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और AVC का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर AFC इक्वल्स टू ATC माइनस AVC। मैं आपको बता रही हूं यहां पर कि ATC ये है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जो है AFC ये आपकी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपका AVC है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में दो तरह की कॉस्ट होती है। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ये सही है। AFC को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से अगर एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्लियर? yes, ये अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि फिक्स्ड और टोटल को करेंगे सम टोटल ऑफ, तो आपका टोटल कॉस्ट निकलेगी। इसका मतलब जब आपको फिक्स निकालनी है तो आप टोटल में से एवरेज को माइनस कर देंगे। क्लियर? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? yes, ma'am. ओके, आगे देखिए। Which of the following is not a determinant of the firm's cost function? कौन सा ऐसा इसमें से डिटर्मिनेंट है जो फर्म की कॉस्ट फंक्शन में नहीं आता? द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्राइस ऑफ द लेबर, टैक्सेस, द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट। जो उसकी करना दोबारा सुन लीजिए, ऐसे इनमें से कौन से चारों ऑप्शन में से वो है जो फर्म के कॉस्ट फंक्शन में नहीं आता? प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ द लेबर, टैक्सेस, प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट। आउटपुट बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू होता है, उससे हमें इनकम हो रही है, वो हमारी कॉस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? जो मालिक है, जो ऑनर है, उसका काम क्या है? Initiating a business enterprises, risk bearing, innovating, all of these All of the above. all of these है ना, या BO में भी पढ़ते हैं, उसके सारे काम है, वो इनोवेटिव भी होता है, रिसर्च भी कराता है, टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की प्लानिंग भी करता है और रिस्क भी बियर करता है। इन डिक्रीजिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अगर डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अगर आपकी जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो डिस्क्राइबिंग है, द शॉर्ट टर्म इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग up to 6 months from now, up to 5 years from now, as long as inputs are fixed, as long as at least one input is fixed। कब तक ऐसी सिचुएशन चलती है शॉर्ट टर्म की? कब तक ये सिचुएशन चलती है? As long as at least one input is fixed. हाँ बिल्कुल, जब तक आपका एक इनपुट फिक्स्ड रहता है तब तक ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए, इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अब हम किस में आ गए? लॉन्ग टर्म में। इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, अगर हैं, देन इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 10%, यानी अगर आपने सभी इनपुट्स को 10% इंक्रीज किया और कौन सी स्थिति है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, तो आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल increase by 10%, output will increase less than 10%, output will increase by more than 10%। diminishing returns है,
डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपने इनपुट में 10% चेंज किया तो आउटपुट 10% से कम होगा, तभी तो डिमिनिशिंग होगा। आपने खुद ने किया था ना कि 100% इफ वी चेंज इन द इनपुट्स आवर आउटपुट विल चेंज ओनली लेस देन 50%, 75%। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी एपी से कम है ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू। उस सिचुएशन में क्या सही है? द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, एमपी नेगेटिव है उस समय। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। क्या कह रहा है वो? जब आपका मार्जिनल आउटपुट ऑफ लेबर इज बिलो द, ठीक है, जब आपका देख रहे हैं यहां हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो इस तरीके से है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ऊपर से आता है मैक्सिमम पे बराबर और फिर नीचे आता है। तो ये कह रहा है कि इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज बिलो द एवरेज, एवरेज से बिलो है, इट मस्ट बी ट्रू। उस समय क्या सिचुएशन होगी? मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का नेगेटिव होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो होगा, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। क्या होगा? मैम मार्जिनल लेबर तो जीरो हो जाता है डिक्रीजिंग के समय, है ना, जब यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये कहां चला गया है? जीरो पे चला गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? टेक्निक रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट and physical output, relationship between the fixed factor of production and variable factor of production, relation between fixed factor of production and the utility creation by it, relation between a quantity of output produced, time taken of production of the output। क्या आएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? Relation between the fixed factor production नो नो and the नो नो, variable. यहाँ हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। एक तरह से मान लीजिए तो किस सिचुएशन को कहते हैं? जहां फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में रिलेशन होता है कि कितना इनपुट और कितना आउटपुट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन? स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज अ पर्टिकुलर यूनिट ऑन विच यू चेंज द इनपुट्स। जैसे हम लैंड को हेक्टर्स में मेजर करते हैं ना, मनी को लाख में, करोड़ में, तो जिस स्केल पर आप उसे चेंज करते हैं दैट इज वो आपकी, यहां पर जिस मेजरमेंट पे चेंज कर दैट इज योर स्केल। व्हाट इज मीन बाय टीपी? टोटल प्रोडक्शन क्या है? So sum total of production is known as the total production. Yeah, when we just multiply the units by the average production, that is your total production. What is average production? ठीक है, average production stand for the average production. That's why the total production is divided by quantities. So it is per unit production. ठीक है? What do you understand by the MP? Marginal production किसे कहते हैं? The additional output which increase the total output is known as marginal output. When is TP maximum in the relation to MP? तो जब when उस समय क्या होगा? MP is 0। जब आपका TP मैक्सिमम है उस समय MP क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी लेंगे। ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. आगे देखिए,
What does increasing returns to a factor means? Increasing returns to a factor means क्या होता है? It is related to the long, हाँ बताइए, all the factors. ओके, देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये किससे संबंधित है? शॉर्ट टर्म से, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, क्या है? फैक्टर है, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट स्टेज कॉल्ड द स्टेट इंक्रीज रिटर्न्स, ये वो फर्स्ट स्टेज है जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्नमेंट मिल रहे हैं आपको। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बिकॉज इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फिक्स फैक्टर होता है वो इंडिवाइजिबल होता है, इंडिविजुअल होता है। इट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अप टू गिवन लिमिट एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर इज देयर, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहां पर आपको एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। टीपी वाला पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप इसमें बता सकते हैं कि व्हेन इन इट इज रिलेटेड टू द, और इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन वेयर when we use a fixed factor with the variable one, the total production increasing, average production increasing, and marginal production also increasing. Clear? yes Okay, next देखिए, what do you mean by the law of diminishing returns to a factor? क्या है law of diminishing returns in a short term period? हाँ बोलिए। जब टीपी डिमिनिशिंगली डिक्रीज होता है और दोनों डिक्रीज होते हैं, बिल्कुल, इट इज द सिचुएशन व्हेन वी यूज अ फिक्स्ड फैक्टर। पॉइंट पे भी होता है टीपी, नहीं, इट इज अ सिचुएशन वेयर वी यूज अ फिक्स्ड फैक्टर विद द वेरिएबल फैक्टर। एट लास्ट देयर इज अ कंडीशन वेयर वी गेट द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज द रिटर्न्स टू अ फैक्टर? हाँ, टीपी भी तो हाईएस्ट होता है, वो सेकंड स्टेज में हो जाता है बेटा, थर्ड स्टेज में तो डिक्रीजिंग होने लग जाता है। डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, ये लॉ पूछ रहा है बेटा आपसे, क्या बोला उसने? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये आपसे है ना, लॉ पूछ रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक ही बात है, ठीक है। सो इन द शॉर्ट टर्म पीरियड व्हेन यू यूज अ फिक्स्ड फैक्टर विद द वेरिएबल वन, एट लास्ट, शुरू में तो छोड़ो, एट लास्ट में क्या होता है? या तो आप कहो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये तो सेम हो गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू गिवन अ सैमुल्सन? इसमें आप डेफिनेशन लिख देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मीन ऑफ इनपुट्स? इनपुट्स क्या होते हैं? इट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय विच वी, हाँ which we contribute at the time of production. बिल्कुल, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें डालना पड़ता है, किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट? आउटपुट क्या होता है? दैट कम्स एज अ सर्विसेज और गुड्स। जब हम इनपुट्स डालते हैं तो जो कुछ भी आउटकम आता है हमारे पास सर्विसेज के रूप में, गुड्स के रूप में, दैट इज आउटपुट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड इनपुट? फिक्स्ड इनपुट कौन से होते हैं? जो इन इलास्टिक होते हैं। कब? शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो सब बदल जाएंगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल इनपुट? वेरिएबल इनपुट्स क्या होते हैं? विच आर, क्या होते हैं? चेंजेबल। व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं। टोटल आउटपुट प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टेप्स बाय समेशन ऑफ, यानी सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी यूनिट ऑफ फ्रैक्शन है उसका टोटल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज आउटपुट ऑफ द यूनिट। यानी ये तरीके हैं, इन चारों तरीकों से, या फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करके भी टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, या फिर एवरेज प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूनिट से, तो भी आपका टोटल प्रोडक्शन निकल के आ सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so now your chapter is completed, its question answers also completed. Have you any problem? Okay, ठीक है, have a nice day. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you.